भारत पाकिस्तान से पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर लेने की रणनीति बना रहा है। और ये जो पाकिस्तानी बबुआ है ना, ऐसे हाथ जोड़े ही रह जाएंगे क्योंकि इनसे हम अपना एरिया ले लेंगे। और ये जो चाइनीज बबुआ इनकी हर बात पे मदद करते हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, गलत गतिविधियां हो, कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे देश की आने वाले समय में रणनीति कुछ अलग प्रकार की होगी। और योगी जी कह रहे हैं कि मैं अकेला ही काफी हूं इन दोनों को तो निपटाने के लिए, मुझे भेज दो, मैं अकेला ही निपटा दूंगा। और भारत की सेना तो देखिए, भारत की सेना ये ताकत रखती है कि विद इन आर के अंदर पाकिस्तान को और चाइना को खत्म करने में विश्वास रखती है। अब ये जो आप येलो वाला एरिया देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। और ये जो आप लाइट ग्रे कलर का एरिया देख रहे हैं, यह है अक्साई चीन। आइए जानते हैं ये किस प्रकार से अलग हुआ भारत से और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है। मेरे साथ मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले उसका इतिहास पता होना चाहिए। आपको पता होगा 1947 में भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, राइट। अब प्रिंसली स्टेट को भारत के साथ मिलाने की जो जिम्मेदारी थी वो थी सरदार पटेल के ऊपर। सरदार पटेल को सरदार का दर्जा दिया था महात्मा गांधी जी ने, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा अच्छे व्यक्ति थे, और भारत में जो भी आप अभी स्टेट्स देखते हैं उसका योगदान सिर्फ जाता है सरदार पटेल को। देखिए, इन्होंने 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट को मर्ज कराया इंडिया के अंदर। अब ये है जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो आप अपने सामने देख रहे हैं। तो देखिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 चॉइसेस दी राजा हरि सिंह को कि या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, या तो इंडिया के साथ मिल जाइए, या फिर चाहें तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो राजा हरि सिंह ने चुना कि हमें स्वतंत्र रहना है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, पाकिस्तान इनकी सेना के ऊपर अटैक कर देता है और जम्मू कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करने की शुरुआत कर देता है। होता क्या है कि राजा हरि सिंह तुरंत मदद मांगते हैं सरदार पटेल जी से। सरदार पटेल कहते हैं कि हम आपकी मदद तब करेंगे तब आप भारत के साथ इंटीग्रेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये बात तय हो जाती है और सरदार पटेल हमारी सेना को भेज देते हैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, और इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हो जाता है। वॉर शुरू होता है तो देखिए, तब हमारे जो नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, ये चले जाते हैं यूएन, और यूएन में बात रखते हैं कश्मीर की। तो वहां पर एक रेजोल्यूशन पास होता है कि अब हथियार को छोड़ दिया जाएगा, और जहां तक एरिया ऑक्यूपाई किया है वहां तक देश अलग अलग अपनी पीस को मेंटेन करेंगे। तो अभी जो आप करेंटली यानी ये वाला जो बॉर्डर देखते हैं, राइट, यहां पर एक सीज फायर हो गया, और यहां पर जिसके पास जितनी टेरिटरी थी उतनी टेरिटरी रह गई। पाकिस्तान के पास पीओके, जिसको आप पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर बोलते हो, और इंडिया के पास जो अभी प्रेजेंट में इंडिया का कश्मीर है, राइट। अब देखिए, पाकिस्तान को हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितने भी युद्ध हुए हैं हमेशा पाकिस्तान ने हार खाई है। ये आपको पता होगा कि इंडिया ने 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट कराया था, ये बेचारे पाकिस्तान के है ना साइन कर रहे हैं। अब देखिए, आर्टिकल 370 यदि हम चर्चा करें, आर्टिकल 370 एक ऐसा स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया करता था जम्मू कश्मीर को, जो कि ये खुद का अपना संविधान बना सकते थे, इनका खुद का सेपरेट फ्लैग था, है ना, इनको आजादी थी सब कुछ करने की। तो ये क्या करता था, कई हद तक जो सरकारी केंद्र की स्कीमें हुआ करती थी या केंद्र की और पॉलिसीज हुआ करती थी, वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया करती थी जम्मू कश्मीर में। तो एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जम्मू कश्मीर में विकास भी नहीं हो पाता था। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2019 में 5 अगस्त को, राइट, आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया, राइट। और चर्चा की गई कि अब इंडिया के जो बाहर के लोग हैं, बाहर के राज्यों के लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर में आकर अपनी जमीन खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू होगा जम्मू कश्मीर पर, और जितनी भी सेंट्रल पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, वो भी लागू की जाएंगी जम्मू कश्मीर में, राइट। अब देखिए, अब ये जो एरिया है यहां पर जो आप देख रहे हैं, इसका यदि हम बात करें, देखिए टोटल जम्मू कश्मीर का एरिया है 2.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से कि 30% एरिया है पीओके। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये जो टोटल एरिया है पीओके का, यानी जो पाकिस्तान के पास है, वो 30% हिस्सा है, और 10% हिस्सा है ये अक्साई चीन यानी चाइना के पास। ये 10% हिस्सा है चाइना के पास, और 60% जो टेरिटरी है वो इंडिया होल्ड किए हुए है। हमें लेनी है 30% पाकिस्तान से और 10% चाइना से, जो कि इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है इस जमीन को। अब योगी जी देखिए, प्रधानमंत्री बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्द ये दोनों ही
जमीन हमारे अंदर होंगी और भारत का हिस्सा होने वाली है आने वाले समय में। और ये जो ट्राइपॉड, यदि देखिए प्रधानमंत्री जी, अमित शाह और योगी जी, ये तीनों मिलकर ट्राइपॉड अगर ढंग से काम कर लिया, आने वाले समय में कुछ रणनीति अच्छी बना ली, जिससे कि कई हद तक हम इन जो इलीगली ऑक्यूपाई किया है इस बबुआ ने और चाइना ने, उसको यदि ले लिया तो भारत के लिए इससे अच्छी बात और खुशी की बात नहीं हो सकती है। अब यदि हम ये जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर भारत के लिए जरूरी क्यों है, देखिए जरूरी इसलिए है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में बहुत सारी आपको रिसोर्सेज देखने को मिलेंगी, अलग अलग मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगी, वाटर देखने को मिलेगा, वाटर रिसोर्सेज देखने को मिलेंगी। यहां पर आपको पता होगा पाकिस्तान डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो यहां से हम कई हद तक पैसा भी कमा सकते हैं देश के लिए और देश के लोगों को कई हद तक रोजगार भी दे सकते हैं यहां पर डेवलपमेंट कर कर। और देखिए चाइना और पाकिस्तान यहां पर इलीगली ऑक्यूपाई जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कश्मीर पर, वहां पर सीपैक प्रोजेक्ट को पर काम कर रहे हैं। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इससे कई हद तक भारत की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं, ये भी हमारे लिए एक चिंताजनक बात है। अब यदि हम चैलेंजेस की बात करें, यदि हम मानिए कि पीओके और अक्साई चीन को राइट कब्जाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान और चाइना से, तो क्या क्या हमारे सामने कठिनाइयां आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं। तो सबसे पहली मुसीबत तो देखिए यही है कि यहां पर आपको जो टेरेंस यानी सरफेस मिलेगा वो ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो पहाड़ पर यदि युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, अच्छे से हम लड़ाई नहीं कर पाते, हमें एडवांटेजेस नहीं मिल पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया हमेशा नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी को मेंटेन करके रखा हुआ है, हम कभी भी शुरुआत में अपनी तरफ से पहला कदम नहीं उठाते हैं लड़ाई के लिए। तीसरा कारण है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए मैंने आपको बताया कि चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो आप देख रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। तो यदि मानिए हम पाकिस्तान से पीओके लेते हैं तो कई हद तक उसमें हमें चाइना का एग्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना ने बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो कई हद तक हम पाकिस्तान से लड़ेंगे इस मुद्दे के लिए तो चाइना सामने आ सकता है, चाइना से भी फिर हमें युद्ध करना पड़ेगा। और चौथा कारण है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। तो देखिए यहां पर पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो कई हद तक भारत को पसंद नहीं करते हैं, उनके अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं। तो लोगों को कई हद तक भारत के लिए भावना रखना यह भी हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा। और न्यूक्लियर वॉर्स, तो देखिए पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तीनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, तीनों देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो कई हद तक यदि ज्यादा सिचुएशन बिगड़ गई तो न्यूक्लियर वॉर तक अगर सीन जाता है तो कई निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। अब हम सॉल्यूशन की बात करें कि किस प्रकार से भारत पाकिस्तान से और चाइना से एक्साई चीन और पाकिस्तान से पीओके किस प्रकार से ऑक्यूपाई कर सकता है। तो देखिए सबसे पहला कारण है क्वेड। क्वेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है जिसमें चार बेसिकली कंट्री आती हैं। चार कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपकी? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और इंडिया। इसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स में हमें मिलकर काम करना पड़ेगा और बहुत सारे सिक्योरिटी के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो कई हद तक यदि चाइना काउंटर करता है पाकिस्तान के लिए तो हमारे पास और बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज होनी चाहिए जो हमारा समर्थन करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। और यदि चाइना एग्रेशन दिखाता है तो हम अमेरिका के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और देखिए हमें अपना कई हद तक डिफेंस बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उन पर पकड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने देश के ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करना पड़ेगा कि दुनिया में जितनी भी सप्लाई होती है ज्यादातर प्रोडक्ट्स की वो इंडिया से हो। जैसे कि चाइना के ऊपर अभी हम बहुत प्रोडक्ट्स के लिए निर्भर करते हैं, वो निर्भरता हमें खत्म करनी पड़ेगी और सप्लाई चेन को ग्लोबली भारत मेंटेन करे। हमें कुछ इस प्रकार की रणनीति को अपनाना पड़ेगा। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, हर एक सेक्टर को कहीं हद तक बूस्ट करना पड़ेगा और उसमें बल डालना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, देश के लोगों को रोजगार भी मिले और देश का विकास भी हो। और सबसे जरूरी बात है कि देखिए हम क्या करते हैं कि ज्यादातर वेपन्स को बाहर के देशों से मंगाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो,
फ्रांस हो, वॉट एवर इट इज, हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने देश के अंदर ही वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, इंडिजीनियस वेपन्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम दूसरे देशों के ऊपर डिफेंस के लिए कई हद तक देखना बंद कर दें। इससे क्या होगा कि देखिए, जब हम इंडिजीनियस वेपन्स बनाते हैं तो एक तो देश का मनोबल बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि हम कई हद तक ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जो वेपन्स हैं वो हमने खुद ने बनाए हैं, तो उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी सर्विसिंग हम सब कुछ स्वयं कर सकते हैं। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पर अपनी राय देना ना भूलें, और जरूर लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।